देखिएगा, लास्ट टर्म में हम लोगों ने जो पिट्यूटरी ग्लैंड पढ़ी थी, उस पिट्यूटरी ग्लैंड के स्ट्रक्चर के बारे में हम लोग पढ़ चुके थे। ध्यान है आपको? पिट्यूटरी ग्लैंड का जो स्ट्रक्चर हम लोगों ने पढ़ा था, उसने बताया था कि पिट्यूटरी ग्लैंड में 2 लोब होते हैं और बीच में इंटरमीडिएट लोब होती है। तो एंटीरियर पिट्यूटरी और पोस्टीरियर पिट्यूटरी 2 पार्ट में उसको देखे थे। एंटीरियर पिट्यूटरी से कौन से हार्मोन सीक्रेट होते हैं और पोस्टीरियर पिट्यूटरी से कौन से हार्मोन सीक्रेट होते हैं, उनके बारे में हमें पढ़ना है ना। तो पिट्यूटरी ग्लैंड के जो हार्मोन्स हैं उनको हम देख लेते हैं। ये क्या है आपका एंटीरियर पिट्यूटरी, एंटीरियर, और दूसरा वाला पार्ट कौन सा है, पोस्टीरियर पिट्यूटरी। ठीक है, तो पोस्टीरियर पिट्यूटरी से तो 2 ही हार्मोन हैं। कौन कौन से हैं? और ऑक्सीटोसिन है, वैसोप्रेसिन। ठीक है, और एंटीरियर पिट्यूटरी से बहुत सारे हार्मोन हैं, जिसमें पहला क्या है, ग्रोथ हार्मोन या एसटीएच, दूसरा है थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन टीएसएच, तीसरा कौन सा है, एड्रेनो कार्टिकोट्रोपिक हार्मोन एसीटीएच। ठीक है, चौथा एलएच एंड एफएसएच। ठीक है, फिर और कौन सा, प्रोलैक्टिन और मेलानोसाइट स्टिमुलेटिंग हार्मोन एमएसएच भी होगा। ठीक है, हाँ, आपके एंटीरियर पिट्यूटरी से ही दिया है जनरली बुक में, लेकिन वो इंटरमीडिएट लोब फ्यूज हो जाती है फर्स्ट लोब से, एंटीरियर लोब से है वो इंटरमीडिएट लोब का। ठीक है, और कौन से बचे इसमें, मेटाबॉलिक हार्मोन, और कौन सा रह गया, पूरे हो गए। एंटीरियर पिट्यूटरी और पोस्टीरियर पिट्यूटरी के हार्मोन्स आपको सबसे पहले याद होने चाहिए। ठीक है, और इन सभी हार्मोन्स का कंट्रोल हमने बताया था कहाँ से हो रहा है, हाइपोथैलेमस से। जैसे ग्रोथ हार्मोन है, तो ग्रोथ हार्मोन रिलीजिंग फैक्टर हाइपोथैलेमस से सीक्रेट होगा और वो इसके सीक्रेशन को एक्टिवेट करेगा। और ग्रोथ हार्मोन इनहिबिटरी फैक्टर, ये भी हाइपोथैलेमस से स्रावित होगा और ये इसको कंट्रोल कर देगा, रोकेगा सीक्रेशन। ठीक है, तो हर हार्मोन का रिलीजिंग और इनहिबिटरी फैक्टर हाइपोथैलेमस की, ये हाइपोथैलेमस से आपको बताया था हमने, ये न्यूरोसिक्रेटरी सेल्स होती हैं। इन सेल्स के साइटोन ऊपर होते हैं हाइपोथैलेमस में, एक्सॉन का टर्मिनल पार्ट कहाँ पर होता है, इन लोब में। यहाँ पर न्यूरोसिक्रेटरी फ्लूइड सीक्रेट करते हैं। ये न्यूरोसिक्रेटरी फ्लूइड्स ये फैक्टर्स के रूप में यहाँ पर आते हैं और हार्मोन के सीक्रेशन को रोकने या प्रेरित करने का काम करते हैं। ठीक है, तो जितने हार्मोन पढ़े आपने, सब के रिलीजिंग और इनहिबिटरी फैक्टर कहाँ पर है, हाइपोथैलेमस में। ठीक, और हाइपोथैलेमस से ही इनका सीक्रेशन का कंट्रोल नियमित रूप से होता रहता है। ठीक, अब पहला हार्मोन जो हमने बताया है सोमेटोट्रोपिक हार्मोन या ग्रोथ हार्मोन, ये एकमात्र हार्मोन है। अच्छा, एक चीज़ और समझिए कि इन सभी इंडोक्राइन ग्लैंड में ब्लड सप्लाई बहुत रिच होती है, बहुत तेज होती है, क्योंकि नियमित रूप से हार्मोन्स को पूरे शरीर में भेजना है। तो अच्छी ब्लड सप्लाई और अच्छी ब्लड सप्लाई के माध्यम से पूरे शरीर में नियमित रूप से हार्मोन्स की सप्लाई
होना बहुत ज़रूरी है। तो उसके लिए ब्लड के साथ ये हार्मोन पूरे शरीर में पहुंचते हैं और ये हार्मोन जाकर के काम कैसे करते हैं कोशिका में। जैसे ये सेल है, ये सेल के अंदर न्यूक्लियस है, ठीक है, ये हार्मोन गया तो साइटोप्लाज्म में रिसेप्टर होते हैं, ठीक है। साइटोप्लाज्म में रिसेप्टर होंगे सर, सेल वॉल में रिसेप्टर होंगे। सेल वॉल में तो ये हार्मोन्स आपको मालूम है कि रिसेप्टर तो सेल में निश्चित तौर पे होते ही हैं। वो रिसेप्टर्स की सहायता से सेल प्लाज्मा मेम्ब्रेन से अंदर की ओर आ जाएगी। सेल में आपको मालूम है ये इंट्रिंसिक प्रोटीन होते हैं, यहाँ पर बैठ करके ये सेल रोटेट हो जाएगी, ये प्रोटीन रोटेट होकर के ये अंदर ला करके हार्मोन्स को पहुँचा देंगे। तो डिफ्यूज वगैरह कहाँ जाते हैं हार्मोन? साइटोप्लाज्मिक रिसेप्टर्स की सहायता से। अच्छा, जैसे ये हार्मोन है, ये आए कहाँ पर? सेल मेम्ब्रेन में। कहाँ है? सेल मेम्ब्रेन में जो रिसेप्टर है, सेल मेम्ब्रेन रिसेप्टर की सहायता से सेल मेम्ब्रेन के अंदर है, ठीक है। सेल मेम्ब्रेन के अंदर आकर के साइटोप्लाज्म में रिसेप्टर की सहायता से न्यूक्लियर मेम्ब्रेन तक आते हैं, ठीक है। न्यूक्लियर मेम्ब्रेन से न्यूक्लियोपोर्स होते हैं, उनकी सहायता से ये पार करके यहाँ पर होंगे न्यूक्लियोप्लाज्मिक रिसेप्टर। रिसेप्टर ही है, रिसेप्टर रिसेप्टर ये रिसेप्टर, ठीक है। साइटोप्लाज्मिक रिसेप्टर्स उसको न्यूक्लियर मेम्ब्रेन तक पहुंचाएंगे, वहां पर न्यूक्लियोप्लाज्मिक रिसेप्टर्स को न्यूक्लियोलस और यहाँ पर जो डीएनए है उस डीएनए तक पहुंचाएंगे। अब डीएनए में आपको मालूम है कि सेल के अंदर जो डीएनए है वो प्रोटीन सिंथेसिस करेगा। अब डीएनए के बारे में आपको पता है कि जब डीएनए में प्रोटीन सिंथेसिस करना होगा तो ये रिसेप्टर्स जाकर के इस सब्सटेंसेस को, हार्मोन्स को जाकर के यहाँ पर कहीं किसी इनिशिएशन साइट पर जोड़ देंगे। यहाँ से दोनों चेन अलग होना शुरू हो जाएंगी और इस चेन को एक चेन अलग हो गई। अब इसको तो बोलते हैं टेम्पलेट डीएनए। टेम्पलेट डीएनए की सहायता से यहाँ पर क्या बनेगा? एमआरएनए बनेगा। ये डीएनए है, डीएनए से क्या बन जाएगा? मैसेंजर आरएनए, और मैसेंजर आरएनए बाद में कहाँ जाएगा? साइटोप्लाज्म, ठीक है। ये डीएनए से बना एमआरएनए और एमआरएनए आ गया साइटोप्लाज्म में, और साइटोप्लाज्म में एमआरएनए की चेन है, ये राइबोसोम से जुड़ करके ऐसे एक पॉलीराइबोसोम बना करके क्या कराएगी? प्रोटीन सिंथेसिस कराएगी। एमआरएनए से क्या बनेगा? हेलो, हाँ भैया, अब देखिए ये जो डायग्राम हमने बनाया है ये आपको समझ आ रहा है? ये क्या है? अंदर डीएनए, डीएनए से बनेगा एमआरएनए, एमआरएनए से बनेगा ये प्रोटीन। तो साइटोप्लाज्म में प्रोटीन का निर्माण किसके कंट्रोल में होगा? हार्मोन के कंट्रोल में। तो जैसे ग्रोथ हार्मोन शरीर की ग्रोथ के लिए प्रोटीन चाहिए, उसको बनाने के लिए ये सभी कोशिकाओं को एक्टिवेट करता है। बाकी हार्मोन जैसे थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन थायराइड ग्लैंड में, एड्रेनोकार्टिकोट्रोपिक हार्मोन एड्रिनल ग्लैंड में, ये ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन एफएसएच ये गोनेट्स में, ठीक है, मेमोरी ग्लैंड्स में प्रोलैक्टिन। तो सभी की लोकेशन तय है, लेकिन ग्रोथ हार्मोन एक ऐसा हार्मोन है जिसके रिसेप्टर सभी सेल्स में होते हैं, बाकी के रिसेप्टर्स उस ऑर्गन में है जहाँ पर उसको काम करना है, ठीक है। इसलिए सभी कोशिकाओं में ग्रोथ को ये प्रमोट करता है।
तो इस तरह से ये हार्मोन का अपना जो काम करने का जो तरीका है, उसमें हार्मोन्स किस लेवल पे जाके काम करते हैं ये बात आपको समझ में आ गई कि हर हार्मोन ये ब्लड के साथ रहते हुए, ये ब्लड वेसल्स हैं, ठीक है, ब्लड वेसल्स हर कोशिका के पास से गुजरती है। ब्लड वेसल्स हैं, ब्लड वेसल्स में हार्मोन है और हार्मोन सभी कोशिका तक के पास से इस ब्लड के माध्यम या ब्लड वेसल्स के माध्यम से सभी कोशिका के पास से गुजर रहा है। और कोशिका में की जो मेम्ब्रेन है उसमें रिसेप्टर्स हैं, वो रिसेप्टर्स अगर जिस कोशिका में होंगे वही कोशिका उस हार्मोन को उपयोग कर पाएगी, बाकी कोशिका यूज नहीं कर पाएंगी। तो ग्रोथ हार्मोन के रिसेप्टर सभी सेल्स में होते हैं, तो वो सेल्स के रिसेप्टर हैं उसको अंदर आने देंगे और अंदर साइटोप्लाज्मिक रिसेप्टर उसको न्यूक्लियर मेम्ब्रेन तक पहुंचा देंगे। न्यूक्लियर मेम्ब्रेन के अंदर न्यूक्लियोप्लाज्मिक रिसेप्टर होंगे, वो उसको डीएनए तक पहुंचाएंगे और डीएनए में आगे ट्रांसक्रिप्शन होगा और ट्रांसक्रिप्शन के द्वारा एमआरएनए बन जाएगा। एमआरएनए साइटोप्लाज्म में आकर के प्रोटीन सिंथेसिस कराएगा और जैसा प्रोटीन चाहिए वैसा प्रोटीन बनाएगा, ठीक है। तो अब मसल्स में कौन सा प्रोटीन होता है? एक्टिन और मायोसिन। तो एक्टिन और मायोसिन प्रोटीन मसल कॉन्ट्रैक्शन में जो काम आता है तो वो प्रोटीन मसल से बन जाएगा। बोन्स में कौन सा प्रोटीन चाहिए? ऑसिन। कार्टिलेज में कॉन्ड्रिन, ठीक है। जैसा प्रोटीन की आवश्यकता जहां पर है वैसा प्रोटीन। देखिए ग्रोथ हार्मोन एक है और प्रोटीन सब में अलग अलग बन रहे हैं, है ना। तो ग्रोथ हार्मोन कोई स्पेसिफिक प्रोटीन नहीं बना रहा, ग्रोथ हार्मोन जाकर के जो सेल है कार्टिलेज में, कार्टिलेज का जो बनाने वाला डीएनए है उसको एक्टिवेट करेगी तो कार्टिलेज से कार्टिलेज का निर्माण होगा। ऐसा नहीं है कि बोन्स में ब्लड का निर्माण होने लगे, जिन बोन्स में ब्लड का निर्माण होगा वहीं पर होगा, बोन मैरो में ही ब्लड का निर्माण होगा। तो ब्लड में भी प्रोटीन है, तो हर जगह प्रोटीन सिंथेसिस के लिए एक स्पेसिफिक डीएनए का काम है। उस डीएनए में कोड है, वो कोड से एमआरएनए बनेगा और उसी तरह का प्रोटीन बनाया जाएगा। तो ग्रोथ हार्मोन हर कोशिका में पहुंचता है और हर कोशिका में उसके रिसेप्टर हैं और उन कोशिकाओं के विकास के लिए प्रोटीन सिंथेसिस को प्रमोट करता है, ठीक है। और आपको मालूम है कि जब ग्रोथ हार्मोन प्रमोट करेगा तो बॉडी की ग्रोथ शुरू हो जाएगी, ठीक है। अब ग्रोथ किस चीज़ में, किस कारण से होगी? जब आपका भोजन का विखंडन तेज होगा। भोजन क्या है? कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, लिपिड। तो अब इसको हम डायबिटोजेनिक हार्मोन कह दें तो भी गलत नहीं है। ग्लूकोज लेवल बढ़ाता है, जब विखंडन करेगा ग्लूकोज कार्बोहाइड्रेट का तो ग्लूकोज लेवल बढ़ेगा, ग्लूकोज की मेटाबॉलिज्म को तेज करेगा। लिपिड्स की भी मेटाबॉलिज्म को तेज करेगा, प्रोटीन की मेटाबॉलिज्म को भी तेज करेगा। कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, लिपिड के विखंडन को तेज करके शरीर में उसके उपयोग को बढ़ाएगा ताकि बॉडी की ग्रोथ हो सके। शरीर में दो प्रोसेस होते हैं, पहला पार्ट है कैटाबॉलिक प्रोसेस जिसमें कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन और लिपिड को तोड़ेगा और तोड़ करके फिर एनाबॉलिक प्रोसेस द्वारा उसकी सहायता से आपके शरीर की जरूरत के अनुसार प्रोटीन बनाएगा, ठीक है ना। जरूरत के हिसाब से सभी सेल्स की अलग अलग जरूरतें हैं, तो जो जरूरत जहां पर है उसके अनुसार प्रोटीन का निर्माण वो दोबारा शुरू होगा नए सिरे से। आपने पनीर लिया, वो भी मसल्स बनाने में काम कर रही हैं। आप मसल्स खा रहे हैं यानी लेग पीस खा रहे हैं तो भी मसल्स बनाने में काम आ रही हैं। आप दाल ले रहे हैं वो भी मसल्स बनाने में काम आ रही है, ठीक है। तो सब में प्रोटीन है। अब प्रोटीन को फिर आपके शरीर की जरूरत के हिसाब से उन अमीनो एसिड को तोड़ करके और नया रिकॉन्स्ट्रक्शन करने का काम कहलाता है एनाबॉलिक प्रोसेस। तो वो प्रोसेस ग्रोथ हार्मोन कोशिका के अंदर जाकर के करता है। तो आप ये कह रहे हैं कि शरीर की मेटाबॉलिज्म को तेज करके शरीर की वृद्धि और विकास को प्रेरित करता है और ये वृद्धि और विकास ग्रोथ हार्मोन की सहायता से ही होती है। लेकिन अब डीएनए कैसा है? डीएनए में हाइट कितनी होगी? ये जेनेटिक कोड आपके डीएनए में है तो वो हाइट उसमें सॉफ्टवेयर के रूप में फीड है। इसलिए जिसकी पेरेंट्स की हाइट ज़्यादा नहीं है उसमें आप चाहे जितने ग्रोथ हार्मोन दे दें थोड़ा बहुत तो अंतर आएगा, लेकिन मेन जो ग्रोथ हार्मोन काम कहाँ कर रहा है? डीएनए पर। तो जो डीएनए में हाइट है, पेरेंटल जो सूचनाएं हैं उसी के आधार पर ही प्रोटीन बनेगा। ऐसा नहीं है कि आप ग्रोथ हार्मोन दे दें तो कोई भी व्यक्ति कितना भी साइज इंक्रीज कर जाए, ठीक है ना। हाँ, लेकिन अगर किसी डाइट की कमी से
या हार्मोनल डिस्टर्बेंस से ग्रोथ प्रभावित हो रही रुक रही है, तो ऐसी स्थिति में ग्रोथ हार्मोन सपोर्ट करता है। ठीक है, तो बेसिक जो ग्रोथ है वो जेनेटिक कैरेक्टर के आधार पर कंट्रोल होती है, यानी डीएनए के आधार पर तय होती है, लेकिन उसको प्रमोट करने में सपोर्ट करता है ग्रोथ हार्मोन। अब ये ग्रोथ हार्मोन का सिक्रीशन एक समय तक होता रहता है। एक समय के बाद ऐसा नहीं कि सिक्रीशन बंद हो जाता है, हमने बताया सिक्रीशन तो होता है, क्योंकि ग्रोथ हार्मोन अगर नहीं बनेगा तो आपके शरीर में लगातार जो चीज़ें बन रही हैं उनका क्षरण भी हो रहा है। तो जो ब्रेकडाउन हो रहा है, जो कोशिकाएं क्षतिग्रस्त हो रही हैं, पुरानी सेल्स आपकी डेड स्किन निकल रही है, इनकी दोबारा ग्रोथ हो रही है ना। तो जैसे आप देखते होंगे कि कहीं चोट लग जाती है तो घाव भर रहे हैं ना, आजीवन भरते हैं। स्पर्म और ओवा क्या है? सेल हैं। वो जब निकलते हैं तो फिर नए स्पर्म ओवा बनते रहते हैं, वो भी सेल हैं। तो रीजनरेशन की प्रोसेस जहाँ भी चल रही, ग्रोथ हार्मोन का रोल है। तो ग्रोथ हार्मोन हमेशा प्रभावित होता है, लेकिन उसके रिसेप्टर्स जो है एक निश्चित उम्र के बाद सभी कोशिकाओं में नहीं रह जाते। जहाँ जरूरत होती है वहीं पर रिसेप्टर काम करते हैं। इसलिए औसत मैच्योरिटी आने तक हाइट में ग्रोथ होती है। ठीक है, और उसके बाद ऑटोमेटिकली कंट्रोल होता है और ग्रोथ हार्मोन के रिसेप्टर्स कम हो जाते हैं या बंद हो कम खत्म हो जाते हैं और आपकी हाइट में वृद्धि, शरीर की ग्रोथ रुक जाती है। ठीक है, वो सब कंट्रोल कहाँ से हो रहा है? डीएनए से। ठीक है, डीएनए से। ठीक, अब ग्रोथ हार्मोन का सेक्रेशन अगर ज़्यादा हो तो कम समय में ज़्यादा हाइट बढ़ जाएगी। तो हाइट अगर ज़्यादा बढ़ जाए तो उसको हमने कल बताया था एक्रोमेगाली कहते हैं। ठीक है, और ये ग्रोथ एक निश्चित उम्र तक होती है। एक्रोमेगाली में शरीर का आकार बड़ा हो जाता है, मसल्स ज़्यादा विकसित हो जाती हैं। और अगर ये हार्मोन का सिक्रीशन एक निश्चित उम्र में बंद हो जाता है तो कोई दिक्कत नहीं, उतने पर ग्रोथ आकर के रुक जाती है। ठीक है, लेकिन कभी कभी क्या होता है, ग्रोथ तो हो चुकी जितनी होनी थी वो, और अतिभीमकायता या एक्रोमेगाली की शिकायत आपको देखने को मिल रही है। बाई चांस अगर सिक्रीशन कम हो जाता है तो ग्रोथ भी कम हो जाएगी। तो मानसिक रूप से, शारीरिक रूप से ऐसे लोगों की कार्यक्षमता कम होती है। ठीक है, और इनको क्या बोलते हैं हम? डॉर्फ। या ऐसे बौनों के लिए एक इस प्रक्रिया को बोलते हैं एटीलियोसिस। ठीक है, एटीलियोसिस या डॉर्फिज्म की जो शिकायत उत्पन्न होती है, दो चीजें हुई देखिए। हाइपर, यह है ग्रोथ हार्मोन। ग्रोथ हार्मोन के हाइपर सिक्रीशन से क्या हुआ? एक्रोमेगाली। ठीक है, कब हुआ? चाइल्ड स्टेज में, है ना? हाँ, मतलब बिफोर, हाँ, प्यूबर्टी पीरियड में। ठीक है, और एडल्ट स्टेज में अगर यही स्थिति बनी रही तो उसको क्या बोलते हैं? अच्छा, गायनेटिज्म। हाँ, और चाइल्ड स्टेज में गायनेटिज्म और एडल्ट स्टेज में एक्रोमेगाली। और ग्रोथ हार्मोन का अगर हाइपोसिक्रीशन होता है, इसको बोलते हैं एटीलियोसिस। क्या बोलते हैं? एटीलियोसिस। और इस एटीलियोसिस से कौन सी शिकायत होती है? डॉर्फिज्म की ना। ठीक है, तो डॉर्फिज्म जो है, तो ऐसे डॉर्फ को बोलते हैं मिड जेट्स। डॉर्फिज्म, और ऐसे बौनों को बोलते हैं मिड जेट्स। ठीक, अब इनके कैरेक्टर्स आपको गायनेटिज्म के तो बता दिए कि हाइट बढ़ जाती है, लेकिन वयस्क अवस्था में जब हाइट बढ़ चुकी है तो हाइट बढ़ने की संभावना नहीं होती। तो जितने भी बोन्स के एंड पार्ट हैं, जैसे आपका बोन ये है,
इसका एपिफाइसिस, ये किनारे वाले भाग में रहते हैं, ये इनकी ग्रोथ होगी। अब जब इनकी ग्रोथ होगी तो जाकर ये जॉइंट्स में टकराएंगे ऐसे, तो जॉइंट पेन की शिकायत शुरू होती है शरीर में। ठीक है, जैसे अब चेहरा आप देखते होंगे तो सभी बोन्स तो अपनी जगह हैं, ये लोअर जा जो है ये ऐसे यहाँ पर जुड़ा होता है, ऐसे एक सिंगल बोन है, डेंटली बोन, तो ये बोन पीछे नहीं बढ़ पाई तो आगे की ओर लोअर जा थोड़ा सा बड़ा हो जाता है। ठीक है, इसी तरह से ये गर्डल, ये पेक्टोरल गर्डल है कंधे के पास, ये जो बोन है पेक्टोरल गर्डल की, ये कुबड़ की तरह ज़्यादा विकसित है पेक्टोरल गर्डल। इस बोन का ये हिस्सा जो है इन पार्ट है वो ज़्यादा बढ़ जाता है। ठीक है, तो जितने भी बोन्स हैं उनके टर्मिनल पार्ट बढ़ जाते हैं, कुबड़ निकलना और लोअर जा का बड़ा होना, जॉइंट्स की बोन्स का घर्षण के कारण जॉइंट्स में पेन और चलने फिरने की शिकायतें बहुत सारी हैं। क्या क्या बोल रहे? हाँ बिल्कुल पेन होगा, बिल्कुल पेन होगा। जब भी टकराएंगे बोन्स तो बोन्स के बीच में जो है जो फ्लूइड है वो खत्म हो जाएगा घर्षण से, तो दर्द की शिकायतें बहुत ज़्यादा। ऊपर में देखो, ऊपर में जो पीछे की ओर भाग हो रहा है इससे पेन नहीं होगा, लेकिन बॉडी डिसबैलेंस हो रही है। ठीक है, कोई भी चीज़ अगर आपके पार्ट में आगे बढ़ जाए या पीछे बढ़ जाए तो आपका जो नॉर्मल मूवमेंट है वो प्रभावित होगा। ठीक है, तो ये तो हो गया आपका एक्रोमेगाली। ठीक है, और अगर सिक्रेशन कम होगा तो बॉडी ग्रोथ बौनापन है। अच्छा, दूसरा बौनापन एक और है, और एक आपने पढ़ा थायरॉक्सिन हार्मोन की कमी से भी बौनापन होता है। उसको उन बौनों को क्या बोलते हैं? पिट्यूटरी ग्लैंड से स्रावित होने वाले ग्रोथ हार्मोन की कमी से जो बौने होते हैं उनको बोलते हैं मिडगेट्स। ठीक है, और थायरॉक्सिन की कमी से जो बौने होते हैं उनको बोलते हैं क्रिटीन्स, और उस डॉट क्रिटीन्स क्या होते हैं? क्रिटीन्स। ये किसकी कमी से? थायरॉक्सिन की कमी से जो बौने होते हैं उनको बोलते हैं क्रिटीन्स। ठीक है, तो बौनापन दोनों में है, लेकिन बौनेपन में थोड़ा सा कैरेक्टरिस्टिक डिफरेंस है। हाँ, क्रिटिनिज्म होता है। क्रिटिनिज्म, जैसे ये डॉर्फिन को एटिलियोसिस कहते हैं, ऐसे ही थायरॉक्सिन की कमी से क्रिटिनिज्म की शिकायत होती है, जिससे डॉर्फनेस डॉर्फिन या डॉर्फनेस की शिकायत आती है, और उससे जो बौने बनते हैं उनको बोलते हैं क्रिटीन। ठीक है, ये जो क्रिटीन्स होते हैं वो इनफर्टाइल होते हैं। ठीक है ना, ये अपने बच्चों को जन्म देने में सक्षम नहीं होती। ठीक है ना, तो दोनों बौनों में अंतर समझ आ गया आपको? तो इसका मतलब क्या है कि बौनापन को कंट्रोल और बॉडी की ग्रोथ को कंट्रोल दो हार्मोन करते हैं। जब बौनेपन को थायरॉक्सिन कंट्रोल कर रहा है तो इसका मतलब थायरॉक्सिन का रोल भी तो ग्रोथ में होगा। ठीक है, थायरॉक्सिन भी आपकी ग्रोथ में सपोर्ट करता है। अगर थायरॉक्सिन का सिक्रेशन कम होगा तो भी बौनापन आ रहा है, इसका मतलब थायरॉक्सिन भी मेटाबॉलिज्म को तेज करता है। ठीक है, ग्रोथ हार्मोन भी मेटाबॉलिज्म को तेज कर रहा है। दोनों हार्मोन का मेटाबॉलिज्म में बहुत बड़ा योगदान है। और इस थायरॉक्सिन को भी हम लोग बाद में पढ़ेंगे आगे डिटेल में, लेकिन पहला हार्मोन आपका हो गया ग्रोथ हार्मोन या सोमेटोट्रोपिक हार्मोन। ठीक है, मिटा दें इसे, मिटा दें। अब देखिएगा,
दूसरा हार्मोन कौन सा है आपका? थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन। थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन, थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन रिलीजिंग फैक्टर और थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन इनहिबिटरी फैक्टर, ये दोनों स्रावित होंगे और इनका ये जा करके कहाँ जाएंगे? थायराइड ग्लैंड। थायराइड ग्लैंड आपको मालूम है कहाँ पर होती है? नेक में स्टमस द्वारा जुड़ी होती है, दो लोब होती हैं, ठीक, दो विंग लाइक हैं, बटरफ्लाई लाइक। और इन ग्लैंड्स में थायराइड और पैराथायराइड दो ग्लैंड हैं यहाँ पर। इनको सुचारू रूप से काम करने के लिए हाइपोथैलेमस से ये रिलीजिंग और इनहिबिटरी फैक्टर पिट्यूटरी में जाते हैं और पिट्यूटरी के माध्यम से ये हार्मोन पहुँचते हैं ब्लड के माध्यम से थायराइड में, और थायराइड में थायराक्सिन के सीक्रेशन को प्रमोट करते हैं, ठीक है। तो सीधे से आप समझें कि पिट्यूटरी के माध्यम से थायराइड आपकी कंट्रोल होती है। फिर इसी तरह से आप आगे देखेंगे, चेस्ट है, डाउन में किडनी है, किडनी में एड्रिनल ग्लैंड है, ठीक। किडनी के ऊपर की ओर एड्रिनल ग्लैंड है, तो किडनी के ऊपर पाए जाने के कारण इसको बोलते हैं सुप्रारीनल ग्लैंड, ठीक है। सुप्रारीनल ग्लैंड या एड्रिनल ग्लैंड को आप देखेंगे तो ये है एड्रिनल ग्लैंड। इसमें बाहरी भाग क्या कहलाता है? कॉर्टेक्स, और अंदर वाला भाग मेडुला, ठीक है। हार्मोन का नाम क्या है? एड्रिनोकार्टिकोट्रोपिक हार्मोन। एड्रिनल ग्लैंड के कॉर्टेक्स भाग को प्रेरित करने वाला हार्मोन, ठीक है। जो मेडुला भाग है इस पर ACTH का कोई योगदान नहीं होगा, ठीक है। तो इस तरह से ये एड्रिनोकार्टिकोट्रोपिक हार्मोन कहा जाता है एड्रिनल ग्लैंड के, ये है एड्रिनल ग्लैंड और यह है किडनी, ठीक है। तो उसके कॉर्टेक्स भाग में जाता है और वहां से 3 हार्मोन स्रावित होते हैं एड्रिनल ग्लैंड से। एड्रिनल ग्लैंड से कौन कौन से हार्मोन? एड्रिनल ग्लैंड में कॉर्टेक्स भाग से 3 हार्मोन स्रावित होते हैं, ग्लूकोकॉर्टिकॉइड, मिनरलोकॉर्टिकॉइड और सेक्स हार्मोन, ठीक है ना। इसका मतलब क्या है कि हाइपोथैलेमस के रिलीजिंग फैक्टर की नियंत्रण में ACTH स्रावित हुआ और वो ACTH गया किडनी ब्लड के माध्यम से एड्रिनल ग्लैंड के कॉर्टेक्स भाग में, और एड्रिनल ग्लैंड के कॉर्टेक्स भाग से कौन सा हार्मोन बताया आपको? ग्लूकोकार्टिकॉइड, दूसरा मिनरलोकार्टिकॉइड और तीसरा है सेक्स हार्मोन। जो ग्लूकोज की मेटाबॉलिज्म को संचालित करेगा वह है ग्लूकोकार्टिकॉइड, ठीक है। इसको भी डायमेटोजेनिक हार्मोन बोलते हैं। कार्बोहाइड्रेट मेटाबॉलिज्म को तेज करता है शरीर में। जो कार्बोहाइड्रेट मेटाबॉलिज्म को तेज करने वाला हार्मोन होगा वो निश्चित तौर पे एनर्जी लेवल को मेंटेन करेगा, ठीक है, शरीर की ऊर्जा की जरूरतों को पूरा करेगा। शरीर में मिनरल्स की मात्रा को, साल्ट की मात्रा को बैलेंस करने का मिनरलोकार्टिकॉइड करेगा। और सेक्स हार्मोन मेल और फीमेल में एंड्रोजन या एस्ट्रोजन के रूप में जो पाया जाता है वो स्पर्म या ओवा के विकास के लिए सपोर्ट करने का काम करता है। ये तीनों हार्मोन कंट्रोल है ACTH से, ACTH कंट्रोल है हाइपोथैलेमस से। ये सब मतलब ग्लूकोज और मिनरल्स की मेटाबॉलिज्म और स्पर्मेटोजेनेसिस की प्रोसेस, ये सब के सब कहाँ से कंट्रोल हो रही हैं? आपके ब्रेन से, ठीक है ना। इसलिए मैंने कल बताया था कि हाइपोथैलेमस या ब्रेन ये आपका मास्टर ग्लैंड है, ठीक है ना। पूरी एंडोक्राइन ग्लैंड उसी के नियंत्रण में काम करती है, ठीक। और बहुत सारी आप देखते होंगे वो दवाइयाँ हैं ऐसी जिनकी मात्रा बहुत कम होती है। आयुर्वेद में बहुत सारी ऐसी दवाइयाँ हैं बहुत कम मात्रा में होती हैं और वो करती कहाँ पे काम करती हैं?
वो जा करके सीधे सीधे काम करती हैं ब्रेन में, जितने भी न्यूरोटॉनिक हैं वो न्यूरोटॉनिक आपके ब्रेन में काम करते हैं और ब्रेन के माध्यम से पूरे एंडोक्राइन सिस्टम को व्यवस्थित करते हैं। ठीक है, तो ब्रेन टॉनिक का मतलब ये नहीं कि सिर्फ जो है आपकी मेमोरी है, वो आपके शरीर के पूरे सिस्टम को व्यवस्थित करते हैं, तभी तो आपके शरीर आप सही से काम कर पाता है। आप देखिएगा अगला हार्मोन कौन सा है, FSH एंड LH, है ना। अब फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन और लुटेनाइजिंग हार्मोन दो। फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन पहले काम करेगा, लुटेनाइजिंग हार्मोन बाद में काम करेगा। ठीक है, ग्रेफियन फॉलिकल जानते हैं आप, ग्रेफियन फॉलिकल कितने लोग जानते हैं? अच्छा, बाकी लोग नहीं जानते। ग्रेफियन फॉलिकल निकल कुछ हो रहा है क्या? तो ग्रेफियन फॉलिकल्स निकल ओवरी के अंदर ओवा के विकास के लिए बनने वाले स्ट्रक्चर हैं। ठीक है, ओवरी के अंदर क्या बनते हैं? ओवा। ओवरी में जो जर्मिनल एपिथेलियम है उसके टूटने से बनती है जर्म सेल्स। ओवरी की जर्मिनल एपिथेलियम के टूटने से बनती है जर्म सेल्स। ये है ओवरी में, ये है जर्मिनल एपिथेलियम, ये टूटती रहती है तो जर्म सेल्स बनती हैं और बहुत सारी ऐसी जर्म सेल्स बनती हैं और ये जर्म सेल्स के चारों तरफ बाकी कोशिकाएं इकट्ठे होकर उसको न्यूट्रिशन देती रहती हैं और इससे एक बड़ा स्ट्रक्चर बनता है, इसको बोलते हैं ग्रेफियन फॉलिकल। बहुत सारी कोशिकाओं की परत होती है, इसके अंदर बनता है ओवा और ये ओवा जब बन जाता है तो ओवरी से रिलीज हो जाता है और ये ग्रेफियन फॉलिकल यही बनाती है कार्पस ल्यूटियम, जो इंडोक्राइन ग्लैंड है हार्मोन साइड करती है। क्या करती है? कार्पस ल्यूटियम, ये है ग्रेफियन फॉलिकल। तो ग्रेफियन फॉलिकल के अंदर ओवा के विकास को प्रेरित करता है फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन। फॉलिकल मतलब ये सेल्स। ठीक है, टेस्टिस में अगर देखेंगे आप, टेस्टिस का सेक्शन काट के देखेंगे तो ये सर्टोरी सेल्स हैं और ये टेस्टिस की कोशिकाएं हैं, जर्मिनल एपिथेलियल सेल्स हैं और ये टूटती रहती हैं ऐसे और यही बाद में स्पर्म के रूप में विकसित होती है। ये भी फॉलिकल्स हैं। इन फॉलिकल्स के विकास को स्टिमुलेट करने का काम, स्टिमुलेशन मतलब प्रेरित करने का फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन करते हैं। ठीक है, तो स्पर्म में तो मूवमेंट होता है, फ्लैजिला है, वो तो अपने आप रिलीज हो जाएगा, सेंट्रल फ्लूइड्स तक पहुंच जाएगा, लेकिन ओवा को इस ग्रेफियन फॉलिकल्स के बाहर रिलीज करने में तभी संभव है ना जब ग्रेफियन फॉलिकल की मेम्ब्रेन फटेगी, तो उसका काम कौन करेगा? लुटेनाइजिंग हार्मोन। बस समझ आ गई? ग्रेफियन फॉलिकल की मेम्ब्रेन जब मैच्योर हो जाएगी तो इसको तोड़ करके ओवा को बाहर मुक्त करने में सहयोग करता है लुटेनाइजिंग हार्मोन और ग्रेफियन फॉलिकल के विकास में फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन का काम। ये आपको यहाँ तक काम है FSH का और उसके बाद LH का काम है लुटेनाइजिंग हार्मोन। समझ आ गई यहाँ तक? तो पिट्यूटरी से ही आपके शरीर में स्पर्मेटोजेनेसिस और oogenesis कंट्रोल होती है, इसका भी आप ओवा का विकास कंट्रोल होता है और इनके लिए भी आपको मालूम है इनहिबिटरी और रिलीजिंग फैक्टर होते हैं जो कहाँ से चलते हैं? ब्रेन से, हाइपोथैलेमस से। ठीक, फिर अगला कौन सा है? प्रोलैक्टिन हार्मोन। प्रोलैक्टिन, लैक्टिन क्या है? लैक्टोज यानी मिल्क शुगर। ठीक है, लैक्टिन मतलब मिल्क से संबंधित हो गया। प्रोलैक्टिन हार्मोन जो लैक्टिन के सिक्रीशन यानी मिल्क के सिक्रीशन को प्रेरित करता है वो कहलाता है प्रोलैक्टिन हार्मोन। ठीक है, अब मिल्क के सिक्रीशन की जरूरत क्यों होती है? बच्चों की फीडिंग के लिए, छोटे बच्चों को फीडिंग के लिए मिल्क की जरूरत होती है। तो ब्रीडिंग पीरियड के दौरान मेमरी ग्लैंड्स का विकास और मिल्क का सिक्रीशन को प्रेरित करने का काम कराता है प्रोलैक्टिन हार्मोन।
और जब तक बच्चा छोटा होता है प्रोलैक्टिन हार्मोन का सिक्रीशन मिल्क की फीडिंग के लिए होता है, उसके बाद सिक्रीशन बंद हो जाता है, मिल्क का सिक्रीशन भी बंद हो जाता है। ठीक है ना। इसी तरह से आपने देखा होगा बर्ड्स क्या करते हैं, पक्षी क्रॉप मिल्क पिलाते हैं। जैसे ये है ना कबूतर, इसकी इंटेस्टाइन में ऐसे अंदर जा करके ऐसे एक गिजर्ड्स होता है, ये स्टमक है, यहाँ पर गिजर्ड पूरा हुआ, अब फिर स्टमक से तो यहाँ पर चक्की की तरह होती है, पत्थर होते हैं दो, उसे पीस करके और इसमें भर लेते हैं मिल्क, ये क्या होता है क्रॉप। ये चक्की के दो पत्थर हैं, कोई भी दाना खाएगा पीस करके अंदर जाएगा क्रॉप में, तो पिसा हुआ वो दाना पानी के साथ मिक्स करके बन जाता है क्रॉप मिल्क। चोट से जिसे बच्चे के देखा होगा, ये छोटे छोटे बच्चे होते हैं उनके मुंह में डालते हैं, ठीक है, उगल देते हैं क्या क्रॉप मिल्क। इनमें मेमोरी ग्लैंड नहीं होती ना बर्ड्स में, तो इसलिए वो क्रॉप मिल्क देते हैं उनको अपने बच्चों को। अभी आहार नल विकसित नहीं होती तो उनको मिल्क ही न्यूट्रिशन के लिए चाहिए। तो मैमल्स में प्रोलैक्टिन काम करता है, मेमोरी ग्लैंड्स के विकास में सपोर्ट करता है, और तब तक काम करता है जब तक प्रेगनेंसी के बाद मिल्क फीडिंग की आवश्यकता होती है, उसके बाद सिक्रेशन रुक जाता है। ओके। ऐसे एनिमल्स में जिनमें मेमोरी ग्लैंड्स नहीं बनती हैं या प्लेसेंटा नहीं बनता, तो वो क्या करते हैं, एग के अंदर ही पर्याप्त मात्रा में योग रख देते हैं। जाइगोट तो इतने से भाग, ये छोटा सा जाइगोट है ब्लास्टोसिस्ट का, भ्रूण तो इससे बनेगा, बाकी सब क्या है उसके अंदर, एक के अंदर फूड है, भोजन है। मालूम है कि हम आगे मिल्क नहीं दे पाएंगे, तो बाहर एक सुरक्षा कवच बना दिया, उसको क्या बोलते हैं शेल, उसके अंदर क्या रख दिया योग। ये आप जो चूजे के लिए रखा था वही आप खाते हैं ना, हाँ, चूजे के लिए जो भोजन उसने स्टोर किया था वही आप खाते हैं, है वो प्रोटीन। ठीक है, तो ये सॉल्युबल स्टेज में होता है। आप क्या करते हैं, बॉईल करके वो इनसॉल्युबल हो जाता है, तो सॉल्युबल प्रोटीन्स होते हैं इनमें। तो जो क्लिडोइक एनिमल्स हैं अंडे देते हैं, उनमें दूसरी व्यवस्था है, प्रोलैक्टिन का सिक्रीशन वहाँ पर नहीं होगा। ठीक है, फिर क्या है, मेलेनोसाइट स्टिमुलेटिंग हार्मोन MSH है ना। मेलानिन पिगमेंट क्या करता है, त्वचा का जो विशेष कलर है, स्किन का गेरुआ रंग है आपका, तो वो किसके द्वारा कंट्रोल है, मेलानिन पिगमेंट के द्वारा। और मेलानिन पिगमेंट आपकी त्वचा के जो कलर को मेंटेन करता है वो मेलानोसाइट स्टिमुलेटिंग हार्मोन के द्वारा नियंत्रित होता है। अभी जो आपका वीडियो जो देख रहे थे रंजन कुमार जी का, तो उनने 10 साल के अंदर, अगर 13 साल हो गए, 13 साल में मेलानिन का सिक्रीशन, इसका मतलब लगभग बहुत कम हो गया, इसलिए डार्क कलर से बिल्कुल वाइट हो गए। आज जो लेक्चर चल रहा है ना आपका, तो डार्कनेस क्यों आ गई, वाइटनेस क्यों आ गई, ये हार्मोन कहीं ना कहीं डिस्टर्ब हो रहा है। हार्मोन क्यों डिस्टर्ब हो रहा है, हाइपोथैलेमस में चेंज, इसका मतलब ब्रेन में कहीं ना कहीं डिस्टर्बेंस है। मानसिक स्थिति कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ प्रभावित होती है, या ब्रेन के अंदर कोई ऐसी सेल्स हैं जो रिलीजिंग फैक्टर जो ब्रेन से आ रहे थे मेलानोसाइट स्टिमुलेटिंग हार्मोन के, वो रिलीजिंग फैक्टर ही सिक्रेट होना बंद हो गए। ठीक है, मेलानोसाइट के रिलीजिंग फैक्टर जब नहीं आ रहे तो मेलानोसाइट बन नहीं रहा, तो धीरे धीरे पहले थे रिलीजिंग फैक्टर, तब कलर डार्क था। जब आना में रेडियम तो पूरे वाइट से स्पॉट कुछ जगह पर आए थे। आज पूरा देखना चेहरा ने 13 साल बाद देखा फोटो वाइट हो गया, आप सोच ही नहीं सकते। ठीक है, आप लगता है कितना फेयर कलर नहीं, बेसिकली एल्बिनिज्म। ऐसे जो धूप में निकलेंगे ना, तो देखिए जो, हाँ, बहुत परेशानी होगी उनको। अरे बल्कि इस चकत्ते निकल आएंगे, धूप से जलन होने लगेगी, फफोले निकल आएंगे। मेलानिन पिगमेंट आपको धूप से बचाता है, इसीलिए आपने देखा होगा कि आप देखेंगे कि एक क्रम है पृथ्वी में, ये भूमध्य रेखा है, इक्वेटोरियल लाइन, इक्वेटर में सूर्य की किरणें सीधी पड़ती हैं, और जैसे से आप ऊपर या नीचे जाएंगे तो किरणें तिरछी होती जाएंगी। ठीक है, भारत ये है,
आप ऐसे सुनोगे, है ना? आप ऐसे सुनोगे। अब भारत में उत्तर से लेकर के दक्षिण की ओर चलिए, कलर क्या मिलेगा? वाइट। वाइट से बीच में कलर हम लोगों के क्षेत्र में गेहूं, है ना? नीचे की ओर जैसे आ रही है हमारी इक्वेटर, भूमध्य रेखा 0 डिग्री, और ये 37 डिग्री। तो जैसे जैसे नीचे आएंगे गर्मी बढ़ रही है, तो सुरक्षा के लिए नेचर ने ही हमें मेलानिन का सिक्रेशन बढ़ा दिया। धूप में रहने के लिए हमें मेलानिन चाहिए ताकि हमें धूप से बचा सके। तो ये चेंज जो आ रहा है वो नीचे की ओर आ रहा है। पूरे भारत में दिखता है ना, जैसे साउथ की ओर जाएंगे लोग काले मिलेंगे, जैसे नॉर्थ की ओर जाएंगे लोग गोरे मिलेंगे। आप कहेंगे साउथ की हीरोइन गोरी कहे होती है, एक्टर काले कहे होते हैं। क्यों? क्योंकि जितनी हीरोइन हैं वो सब नॉर्थ इंडियंस हैं। कभी न कभी आज से 1000 साल पहले, 500 साल पहले जो नॉर्थ इंडियंस यहाँ से गए थे उनका खानदान है, ठीक है? इसलिए कलर क्या है। तमिलनाडु में जो तमिल मूवी बनती है ना, तमिलनाडु में आप देखेंगे 95% द्रविड़ हैं, जो कैसे होंगे? ब्लैक। 5% ब्राह्मण हैं, जो दक्षिण भारत गए थे 5% को, ठीक है? तो निश्चित तौर पे आप देखेंगे कोई ना कोई ब्राह्मण ही होगा अगर गोरा है, और बाकी सबके सब द्रविड़ है। और ब्राह्मण क्यों? अब वहाँ के ब्राह्मण जो काले हैं इसका मतलब वहीं की प्रजाति है। अगर प्योर ब्रीड है तो यहाँ से शिफ्टेड है कभी ना कभी, और इस क्षेत्र से, यहाँ से, ये ईरान, अफगानिस्तान, पाकिस्तान, कश्मीर, ये नॉर्थ रेड से ये सब शिफ्टेड है धीरे धीरे, ठीक है? तो ये और ये चेंज आ जाएगा लंबे समय में मिलेनियम के कारण, ठीक है? तो ये बॉडी के एनवायरमेंटल एडजस्टमेंट कहते हैं। एनवायरमेंट के अनुसार जो एडजस्टमेंट है वो मेलानोसाइट स्टिमुलेटिंग हार्मोन का ब्रेन की सहायता से होता है। सिक्रीशन धूप में ज़्यादा होता है। आप देखिए धूप में निकल जाइए, स्किन बिल्कुल काली हो जाएगी, डार्क हो जाएगी। तो ये इसका सिक्रीशन धूप से बचाने के लिए आपका हाइपोथैलेमस होता है, ठीक है? ये प्रोसेस बड़ी धीरे होती है क्या? नहीं, धीमी बहुत तेज होती है। जब तेज धूप होगी तो तेज होगी, हल्की धूप होगी तो धीमी होगी। और लेकिन लंबे समय में जो जेनेटिकली मेलानिन सिक्रीशन जो होता है वो टाइम टेकिंग का, इमीडिएट एक्शन एक अलग चीज होगी, ठीक है? लेकिन उसकी भी एक सीमा होती है, बहुत लंबी प्रोसेस है। जब डीएनए में मेलानिन का सिक्रीशन इनबिल्ट हो जाएगी, ज़्यादा मात्रा में बनेगा, तो वो लंबी प्रोसेस है। और इमीडिएट प्रोडक्शन के लिए स्किन कलर चेंज हो जाना, उसके बाद फिर वापस रिकवर हो जाना, ये इमीडिएट प्रोसेस जो है वो कुछ समय के लिए होती है, इस तरह से, ठीक है? जैसे जो लोग जनजात जो है गोरे हैं, तो आप धूप में जाएंगे तो कलर तो डाउन होगा, लेकिन आप सोचें कि बिल्कुल डार्क ब्लैक हो जाएगा तो वो संभव नहीं है। उसकी एक सीमा है मेलानिन बनाने की, वो ज़्यादा मात्रा में मेलानिन बनाने की क्षमता उनके जेनेटिक कैरेक्टर में नहीं है। तो हमारा ये हार्मोन क्या काम कर रहा है? देखिए ये हार्मोन इनहिबिटरी सेंटर्स से रिलीजिंग फैक्टर्स के द्वारा एक्टिवेट हुआ, ये गया सेल में, सेल के अंदर जा करके न्यूक्लियस में जा करके कहाँ पहुँचा? डीएनए के पास। अब डीएनए में जो कोड है वो मेलानिन बनाएगा ना। अब सब में क्षमता अलग अलग है। जिसके पास पहले से क्षमता ज़्यादा है वो पहले से डार्क कलर का है, जिसके पास क्षमता कम है तो एक लिमिटेड मात्रा में कलर चेंज होगा। बात समझ आ रही ना? ये काम मेलानिन नहीं कर रहा है, काम तो डीएनए कर रहा है, सेल कर रही है, रिसेप्टर्स कर रहा है। जब उसको पहचान लेंगे तब बनाना शुरू करेंगे, ठीक है? ये तो थोड़ा सा हार्मोन है, बहुत नाम मात्र का हार्मोन है। उतना हार्मोन पूरे शरीर में जो है इतना सारा काम नहीं कर सकता, काम तो सेल में हो रहा है। ठंडे इलाकों में बिल्कुल भी नहीं होगा। आप बताइए ठंडे क्षेत्र में कौन काला मिलेगा? ये नहीं सर, नहीं वो अगर मिलेगा। दक्षिण की ओर जाए तो उनमें मेलानिन तो हमेशा दक्षिण में भी आपको हम बता चुके हैं, दक्षिण, आप भारत के दक्षिण की बात कर रहे हैं कि पृथ्वी के दक्षिण की? सर भारत पृथ्वी के इस क्षेत्र में, यहाँ पर भारत।
हम दक्षिण का मतलब दक्षिण होते होते दक्षिण अगर ध्रुव तक चले जाएंगे ठंडा हो जाएगा मौसम, ठीक है ना। हम भूमध्य रेखा की तक अगर जाएंगे तो डार्क हो जाएगा। भूमध्य रेखा से जैसे जैसे दूर होते जाएंगे सूर्य की किरणें तिरछी होती जाएंगी। किरणें तिरछी हैं, गर्मी कम है, तो अपने आप धूप धीमी है तो आपको ब्लेंडर की जरूरत ही नहीं पड़ती। इसलिए पूरा यूरोप में, रूस से लेकर के आप जापान, रूस और यूरोप में नॉर्वे, स्वीडन, फिनलैंड, ब्रिटेन, फ्रांस, पूरे कहाँ है सब वाइट मिलेगी। अजरबैजान और आपका क्या है पाकिस्तान, अफगानिस्तान, कश्मीर में लेकिन कम है ना। क्यों कम है? धूप कम है, जरूरत ही नहीं है, ठीक है। उनमें मिलानिक साइट्स का फॉर्मेशन होता भी नहीं होगा, फिर बिल्कुल कम होता है, ठीक है, बहुत कम। फिर अफ्रीका वाले पहुंचे। हाँ, अब देखिए अफ्रीका में मजबूरी है, आप ठंडे क्षेत्र के लोग वहाँ रह ही नहीं सकते उस गर्म इन्वायरमेंट में, ठीक है ना। अफ्रीका भी यहाँ भारत है, अफ्रीका यहाँ पर है। अब अफ्रीका में तो यहाँ पर रहने के लिए उस इन्वायरमेंट में आपको एडाप्टेशन चाहिए ही चाहिए ना, इसीलिए धूप पड़ रही है, तो मिलेनियम प्रोटेक्शन की जरूरत है। और खासतौर से जो लोअर वर्टिब्रेट्स हैं, जैसे आपका रेप्टाइल्स है, एम्फीबिया हैं, उनमें देखा कलर चेंज की क्षमता पाई जाती है, वो मेलेनिन के कारण। मेलेनिन पिगमेंट, मेलेनोसाइट स्टिमुलेटिंग हार्मोन बहुत ज़्यादा उनमें सिक्रेट होता है, तो ज़रूरत के हिसाब से वो हम तो सिर्फ ब्लैक कलर बना पाते हैं, वो कई अलग अलग कलर एनवायरनमेंट के अनुसार बना लेते हैं और कलर को चेंज भी कर लेते हैं। वो मेलेनोसाइट सेल्स होती हैं, वो अलग अलग कलर की होती हैं, तो उनमें इसका सिक्रेशन ज़्यादा होता है, ठीक है। और उसके बाद मेटाबॉलिक हार्मोन जो शरीर की क्रियाओं को तेज करते हैं, उपापचय क्रियाओं को तेज करते हैं, तो ये हार्मोन आपके एंटीरियर पिट्यूटरी के हुए, ठीक। अब देखिएगा पोस्टीरियर पिट्यूटरी के हार्मोन में हमने आपको कौन से बताए थे? 2 हार्मोन बताए, ऑक्सीटोसिन और वैसोप्रेसिन। अच्छा, ऑक्सीटोसिन के बारे में आपको पता होगा कि ऑक्सीटोसिन हार्मोन के इंजेक्शन मार्केट में जानवरों को मिल्क ज़्यादा निकालने के लिए दिए जाने के कारण बिकते हैं, ठीक है। पशुओं से, ऐसे पशु जिनके बच्चे ख़त्म हो गए हैं, उन बच्चों की डेथ के बाद उनके ब्रेन में संवेदनाएं कम हो जाती हैं। ऐसे पशु में जब ब्रेन में आपका मालूम है कि पिट्यूटरी कहाँ पे कंट्रोल है, हाइपोथैलेमस का मतलब ब्रेन। अब पशु दूध अपने बच्चे को पिलाता है, ठीक है, आपको मालूम है प्रोलैक्टिन हार्मोन सीक्रेट होता है ब्रेन से कंट्रोल हो रहा है, तो प्रोलैक्टिन हार्मोन का रिलीजिंग फैक्टर जो है वो बंद हो गया, इनहिबिटरी फैक्टर सीक्रेट कंट्रोल चल रहा है। इनहिबिटरी फैक्टर प्रोलैक्टिन को रोक देगा। अब प्रोलैक्टिन हो भी रहा है स्रावित, तब भी अगर मिल्क बन भी रहा है और ऑक्सीटोसिन स्रावित नहीं हो रहा, वो उस स्थिति में क्या होगा? देखिए पशु दूध नहीं देते। ऑक्सीटोसिन हार्मोन मेमोरी ग्लैंड्स में कॉन्ट्रैक्शन को प्रेरित करते हैं। मेमोरी ग्लैंड में कॉन्ट्रैक्शन के कारण ही मिल्क बाहर निकलता है, ठीक है। सक्शन प्रेशर के साथ ही वो मसल्स जैसे कॉन्ट्रैक्ट होती हैं, मिल्क बाहर निकलता है। तो अब जब ये हार्मोन नहीं स्रावित होगा ऑक्सीटोसिन, तो मिल्क सिक्रीशन बंद हो जाता है, और ये तभी होता है जब मानसिक स्थिति क्या होती है मस्तिष्क की ठीक नहीं होती। ज़्यादातर पशुओं के बच्चों को खत्म हो जाने पर ऐसी स्थितियाँ आती हैं। तो हम जब ये हार्मोन देते हैं, तो जो हार्मोन हमें ब्रेन से रिलैक्स कंडीशन में आना चाहिए, वो हार्मोन हम डायरेक्ट ब्लड में डाल देते हैं, ठीक है। एक इंजेक्शन लगाया, ब्लड के साथ सर्कुलेट होकर के वो हार्मोन में कहाँ पर काम करता है? ब्रेन में पहुँचता है, और ब्रेन से जो मसल्स का कंट्रोल है, वो कंट्रोल मसल्स जो कौन सी इनवॉलेंट्री मसल्स हैं उनको रिलैक्स कर देता है। जब मसल्स रिलैक्स हो जाएंगी तब ऑक्सीटोसिन का सिक्रीशन होने लगता है, या ऑक्सीटोसिन काम करने लगता है। ऑक्सीटोसिन की सहायता से मसल्स रिलैक्स हो जाएंगी, मिल्क सिक्रीशन आसानी से हो जाता है, ठीक है।
जैसे कभी कभी आपने देखा होगा कि बहुत सारे ऐसे लोग हैं, एक ऐड आया था बीच में, कहाँ से, नीदरलैंड से, हालैंड से, बांसुरी बजाने वाले की आवश्यकता है, ठीक है, अच्छी जो बांसुरी बजा लेता हो और गाय को लोरी सुना सकता हो, ठीक है। गाय वहाँ पर जब म्यूजिक सुनती हैं तो रिलैक्स हो जाती है, तनाव मुक्त हो जाती है, तो दूध ज़्यादा देती है, ठीक है। हाँ तो वही है, जब आप खुश होते हैं तो आप खूब काम करते हैं ना, ठीक है। तो वो हार्मोन कब स्रावित होता है, जब आप रिलैक्स होते हैं। तो रिलैक्स ऑक्सीटोसिन हार्मोन कब स्रावित होता है, जब पशु रिलैक्स होते हैं, तो वो हार्मोन हम बाहर से दे करके उनको रिलैक्स कर देते हैं, मिल्क निकाल के, ठीक है। तो ये क्या करता है, आपकी इनवॉलंटरी मसल्स में रिलैक्सेशन करता है और उनमें कॉन्ट्रैक्शन को प्रेरित करके मिल्क सिक्रेशन में हेल्प करता है, ठीक है। और यही हार्मोन प्रेगनेंसी के बाद चाइल्ड बर्थ जब होती है तो यूट्रस है, यूट्रस में प्लेसेंटा लगा होता है, ये शिशु है, ठीक है। अभी प्लेसेंटा कनेक्शन जब खत्म हो जाता है, मुड़पुड़ी हो जाती है, तो ये जो मसल्स हैं यहाँ की ऐसे तेज कॉन्ट्रैक्ट करते हैं, ऐसे सिकुड़ेंगे, और सिकुड़ कर ये क्या करती हैं, फोर्स करती हैं कि बच्चा बाहर की ओर निकले, ठीक है। और इसमें मस्कुलर कॉन्ट्रैक्शन जो हो रहा है, ये ऑक्सीटोसिन की सहायता से होता है। ये मूवमेंट तेजी से जो हो रहा है, इसकी सहायता से बच्चा धीरे धीरे, लेबर पेन बोलते हैं इसे, चाइल्ड बर्थ के समय लेबर पेन को क्रिएट करता है ऑक्सीटोसिन, जिसकी सहायता से चाइल्ड बर्थ सुलभ हो जाए, बच्चे के जन्म को सुलभ बनाने में सहायता करते हैं मस्कुलर कॉन्ट्रैक्शन। ऐसी मस्कुलर कॉन्ट्रैक्शन इनवॉलंटरी मसल्स मेमोरी ग्लैंड में हो रहा था, तो मिल्क सिक्रीशन को भी प्रेरित करता है। तो आफ्टर चाइल्ड बर्थ मिल्क सिक्रीशन अपने आप शुरू हो जाता है, बच्चे की फीडिंग के लिए मेमोरी ग्लैंड्स में भी कॉन्ट्रैक्शन होता है, तो मिल्क सिक्रीशन शुरू होता है, यूट्रस के मसल में कॉन्ट्रैक्शन होता है, चाइल्ड बर्थ भी सुलभ हो जाता है, ठीक है ना। और जब कभी चाइल्ड बर्थ लेट हो रही होती है, तब हम इंजेक्शन देते हैं ताकि बच्चे के बर्थ को प्रमोट किया जा सके, ठीक है। वैसोप्रेसिन हार्मोन के बारे में कौन बताएगा, ADH एंटी डाययूरेटिक हार्मोन है ये, ठीक है। शरीर में आपने नेफ्रॉन तो पढ़ा है, नेफ्रॉन में डिस्टल कन्वर्टर ट्यूब्यूल है, ये प्रॉक्सिमल कन्वर्टर ट्यूब्यूल है, ये क्या है, आप ओवन कैप्सूल है बंडल। अब देखिए यहाँ पर ADH काम करता है, कहाँ पर, DCT। वैसोप्रेसिन हार्मोन DCT पर क्या करता है, जल का अवशोषण करता है, शरीर में जल की मात्रा को नियंत्रित करने का, ठीक है। तो जल अगर ज़्यादा एब्जॉर्ब हो जाएगा तो क्या होगा, पानी कहाँ जाएगा एब्जॉर्ब होकर के, ब्लड, तो ब्लड प्रेशर बढ़ जाएगा। अगर वैसोप्रेसिन का सिक्रेशन ज़्यादा है तो हाई BP की शिकायत होगी, पानी अगर ज़्यादा एब्जॉर्ब हो जाता है, ठीक है। और अगर वैसोप्रेसिन का सिक्रेशन कम होगा तो ब्लड में पानी कम हो जाएगा, तो लो BP की शिकायत होगी, ठीक है। तो ये हार्मोन को रेगुलेट कौन करता है, रिलीजिंग फैक्टर या इनहिबिटरी फैक्टर, ठीक है। कहाँ से आता है ये, नहीं, पिट्यूटरी से, सॉरी, ये इसका जो है ये हार्मोन, हाँ, हाइपोथैलेमस से, ठीक है। हाइपोथैलेमस से रिलीजिंग और इनहिबिटरी फैक्टर आते हैं, वो कंट्रोल करते हैं कि पानी की मात्रा शरीर में कितनी होना चाहिए, और उसके अनुसार हार्मोन के सिक्रेशन को कम या ज़्यादा करते हैं। जैसे ही जो है पानी ज़्यादा हुआ किडनी में, शरीर में पानी पर्याप्त हो गया तो किडनी में रीअब्जॉर्प्शन कम कर दिया, ठीक है, तो पानी को बाहर निकालना शुरू कर दिया, वो आपकी यूरिनरी ब्लैडर में भरता रहेगा, ठीक है। पानी कम हुआ तो एब्जॉर्प्शन यहाँ पर बढ़ा दिया, और ये रिलीजिंग और इनहिबिटरी फैक्टर द्वारा कंट्रोल होता है। इस तरह से आपके ये पिट्यूटरी के हार्मोन्स पूरे हो गए, कंप्लीट है, डाले से। अब नया टॉपिक
क्या करा दें, पिट्यूटरी के बाद कौन सी ग्लैंड है, थायराइड ग्लैंड, ठीक है। तो थायराइड ग्लैंड थायराइड ग्लैंड के बारे में हम बता चुके हैं। नेक में बटरफ्लाई टाइप ग्लैंड है, इसको ये लार्जेस्ट ग्लैंड है, लार्जेस्ट एंडोक्राइन ग्लैंड है, ठीक है। सब स्मॉलेस्ट एंडोक्राइन ग्लैंड कौन सी है, पिट्यूटरी। जब भी पूछा जाए तो ध्यान रखिएगा, स्मॉलेस्ट एंडोक्राइन ग्लैंड पिट्यूटरी और लार्जेस्ट एंडोक्राइन ग्लैंड थायराइड है। और शरीर की लार्जेस्ट ग्लैंड कौन सी है, लीवर, ठीक है ना। एंडोक्राइन ग्लैंड थायराइड है, ठीक। बटरफ्लाई लाइक है, दो विंग लाइक स्ट्रक्चर जो दिख रहे हैं, ये दो लोब से बनी है, बीच में जो दोनों को जोड़ने का काम कर रहा है वो है स्कमस। थायराइड लोब और इनमें मटर के दाने के समान पैराथायराइड ग्लैंड होती है। इस ग्लैंड में सेक्शन काटेंगे, ऐसे छोटे छोटे थायराइड के चिनाई होते हैं, पॉलीक्यूल सेल्स होते हैं छोटे छोटे, ये थायरॉक्सिन सिक्रीट करती हैं। तो थायरॉक्सिन का फॉर्मेशन थायराइड में, देखिए थायरॉक्सिन में हमको तो आता है T4, है ना, लेकिन डायरेक्ट थायरॉक्सिन नहीं बनता। एक अमीनो एसिड है टायरोसिन, और साथ में आयोडीन। टायरोसिन और आयोडीन के मिलने से T1 यूनिट मोनोआइडोथायरोनिन, T2 डाईआइडोथायरोनिन, T3 ट्राईआइडोथायरोनिन, T4 यूनिट टेट्रा आइडोथायरोनिन का निर्माण होता है। कौन कौन से, मोनो आइडो थायरोनिन, डाई आइडोथायरोनिन, ट्राई आइडोथायरोनिन और टेट्रा आइडोथायरोनिन। T4 को बोलते हैं हम थायरॉक्सिन। जो हार्मोन सीक्रेट होता है उसमें 20 और 80% नहीं, 80% ट्राईआइडोथायरोनिन और 80% टेट्राआइडोथायरोनिन होता है हार्मोन में। तो टेट्राआइडोथायरोनिन या थायरॉक्सिन शरीर की मेटाबॉलिज्म को कंट्रोल करता है। बेसल मेटाबॉलिक रेट को मेंटेन करता है, ठीक है। बेसल मेटाबॉलिक रेट क्या है आपको मालूम है, शरीर के अंदर एक निश्चित स्पीड से भोजन के विखंडन, शरीर की वृद्धि, पाचन क्रिया, संवेदनाओं का प्रसार, उस सब के लिए एक निश्चित टेम्परेचर चाहिए, एक निश्चित पीएच चाहिए, एक निश्चित मात्रा में एनर्जी चाहिए। वो सब मेंटेन करने का काम, बेसल मेटाबॉलिक रेट को मेंटेन करने का काम कौन करता है, थायरॉक्सिन। शरीर में एक निश्चित तापमान चाहिए, तापमान किससे बनेगा, हीट चाहिए। हीट किससे मिलेगी, भोजन के विखंडन से जो ऊर्जा मिल रही है उससे मिलेगी ना। तो इसका मतलब ये थायरॉक्सिन हार्मोन हीट जनरेट करने के लिए शरीर के मेटाबॉलिज्म को तेज करता है, और मेटाबॉलिज्म जब तेज होगी, भोजन का विखंडन होगा, तभी तो हीट जनरेट होगी। तो भोजन की पाचन की क्रिया को तेज करेगा, कार्बोहाइड्रेट प्रोटीन लिपिड के विखंडन को तेज करेगा, और उसकी सहायता से मेटाबॉलिज्म को मेंटेन करेगा। अब मेटाबॉलिज्म देखिए, अब दो कंडीशन है, आपको मालूम है ये थायरॉक्सिन के बारे में दो कंडीशन क्या होंगी, एक हाइपोथायरॉयडिज्म, दूसरा है हाइपर
जब आप देखते हैं किसी से बात करते हुए थायराइड हो गया, जनरल वे में बात कर करते हैं कि थायराइड की शिकायत है, तो थायराइड की कोई शिकायत नहीं होती, थायराइड तो सबके पास है। थायराइड हार्मोन्स का ज़्यादा सिक्रीशन या कम सिक्रीशन हो रहा होगा, यानी हाइपो या हाइपर थायराइडिज्म। इसका मतलब क्या हो गया कि ब्रेन से, देखिए अब लोग क्या थायराइड का ट्रीटमेंट दे, एलोपैथी क्या करती है, थायरॉक्सिन देगी, ज़्यादा देगी या कम करेगी, है ना। हाइपोथायराइडिज्म है तो थायराइड के दे देगी, हाइपरथायराइडिज्म है तो थायराइड को निष्क्रिय करने के लिए कुछ डोज दे देगी, दवाइयाँ दे करके, और थायरॉक्सिन की मात्रा को कंट्रोल करते हैं। लेकिन आपको मालूम है कि इनका रेगुलेशन कहाँ से हो रहा है, थायरॉक्सिन का रेगुलेशन हो रहा है पिट्यूटरी से, थायरोट्रॉपिक हार्मोन से। अब पिट्यूटरी का रेगुलेशन हो रहा है हाइपोथैलेमस से। तो अगर ब्रेन सही है, नीचे वाली संगति अपने आप सही जाती है, ठीक है। तो एंडोक्राइन सिस्टम में ये बहुत महत्वपूर्ण चीज़ है कि हम लोग रूट लेवल पे काम ना करके सीधे सीधे बाहर से हार्मोन देना शुरू कर देते हैं। उससे क्या होता है, आपको पहले बताया था कि अगर आपका हाइपर सिक्रीशन है, हाइपर थायराइडिज्म, नहीं थायरॉक्सिन ज़्यादा स्रावित हो रहा है, थायरॉक्सिन जब ज़्यादा स्रावित होगा तो मेटाबॉलिज्म तेज हो जाएगी। मेटाबॉलिज्म जब तेज होगी तो आप क्या कैसे होंगे, दुबले पतले, ठीक है। फैट डिकम्पोज जाएगा, प्रोटीन डिकम्पोज जाएगा, दुबले पतले हो जाएंगे। और अगर हाइपोथायराइडिज्म है तो क्या होंगे, है ना, मेटाबॉलिज्म धीमी हो गई, चर्बी बढ़ने लगी शरीर में, इकट्ठा हो रहा फैट, तो चलिए मोटे हो जाते हैं। तो ऑटोमेटिकली रेगुलेशन कहाँ से होता है आपका, पिट्यूटरी के माध्यम से हाइपोथैलेमस करता है। तो हमें सीधे से अब होता क्या, हमने ले ली हाइपोथायराइडिज्म है तो हमने क्या लिया, थायरॉक्सिन की टेबलेट ले ली, हार्मोन हमने ले लिया, तो हार्मोन हमें बाहर से मिलने लगा, तो शरीर ने देखा कि हार्मोन कंट्रोल हुआ है, हार्मोन को बनाने की जरूरत नहीं है, तो धीरे धीरे इसको बनाने वाले जो सिक्रीशन करने वाले जो थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन है उसका सिक्रीशन अपने आप कम हो जाएगा। तो फिर आप उस दवा के लिए, उस दवा के बिना आपका काम नहीं चलता। तो लंबे समय तक दवा लेने से ये दिक्कतें आती हैं, हर दवा की दिक्कतें, बॉडी में जो नेचुरल सिक्रीशन है वो रुक जाती है, ठीक। तो आप हैं हाइपर सिक्रीशन और हाइपो सिक्रीशन से समझ में आ गया। मेटाबॉलिज्म अगर तेज हो जाएगी तो दुबले हो जाएंगे, मेटाबॉलिज्म अगर धीमी हो जाएगी तो मोटे हो जाएंगे। तो हाइपरथायराइडिज्म या हाइपोथायराइडिज्म की शिकायतें देखने को मिलती हैं, यानी बेसल मेटाबॉलिक रेट को ये कंट्रोल करता है, ठीक है। अब ज़्यादा बीएमआर होगा तो एनर्जी लेवल ज़्यादा होगा, तो इससे क्या होगा, आँखें बिल्कुल, जैसे अल्कोहलिक जो लोग होते हैं ना, ज़्यादा अल्कोहल लेते हैं तो मेटाबॉलिज्म को तेज करता है अल्कोहल, तो आंखें उभरी हुई सी, एनर्जी लेवल ज़्यादा होता है, गुस्सा या इनसे होते हैं, तो जब ज़्यादा एनर्जी होगी तो गुस्सा भी आएगा, तो वो शिकायतें कब आती हैं, हाइपरथायराइडिज्म, ठीक है। आंखें घूरती हुई सी, उभरी हुई सी हो जाती हैं, और गुस्सा ज़्यादा आता है, गर्मी ज़्यादा लगती है, बेचैनी, पसीना आना, ये सब शिकायतें कब होती हैं, हाइपरथायराइडिज्म, ठीक, गर्मी ज़्यादा लगती है। हाइपोथायराइडिज्म में ठंड ज़्यादा लगती है, ठीक है, क्योंकि मेटाबॉलिज्म धीमी हो गई ना, एनर्जी लेवल कम हो गया, ठंड ज़्यादा लगती है, बीपी लो रहता है, इनका बीपी हाई रहा है, ठीक है। जस्ट ये अंतर जो आते हैं वो थायरॉक्सिन के कारण, ठीक है। तो क्या करें, इतने ही रहते हैं आज के लिए, ये भी और कंटिन्यू करना है। टाइम कितना हो गया अभी, 4:13। अच्छा, तो अच्छा, अब देखिएगा थायराइड की यानी थायरॉक्सिन की कमी से एक तो शिकायत है, बताइए कि मेटाबॉलिक डिसऑर्डर होते हैं, ठीक। दूसरा आपने देखा होगा कि एम्ब्रियो पहले लार्वा और फिर चाइल्ड या लार्वा स्टेज, एक्वेटिक है तो लार्वा होगा या चाइल्ड स्टेज, और उसके बाद एडल्ट स्टेज में चेंज होता है, ठीक। अब हमने बताया था कि थायरॉक्सिन का सिक्रीशन अगर कम हुआ
तो मेटाबॉलिज्म धीमी हो जाएगी। मेटाबॉलिज्म धीमी हो जाएगी तो उपापचयी क्रियाएं, पाचन क्रियाएं धीमी होंगी। पाचन क्रिया धीमी होगी तो वयस्क अवस्था में ग्रोथ कम होगी। उसको क्या बोलते हैं? ऐसे बौनों में लार्वा अवस्था वो अवस्था जब गैमीट्स का विकास नहीं होता, तो थायरॉक्सिन हार्मोन की कमी से इनमें गैमीट्स का विकास नहीं होगा, तो कैसे हो जाएंगे? स्टेराइल, है ना। ऐसे डॉट में क्या होते हैं? प्रोटीन्स, ये स्टेराइल होते हैं। क्यों स्टेराइल होते हैं? क्योंकि मैच्योरिटी एनर्जी लेवल खर्च होता है उसमें। थायरॉक्सिन उस मैच्योरिटी को क्रिएट करने के लिए लार्वा को वयस्क में परिवर्तित करते हैं या चाइल्ड को एडल्ट में चेंज करने का काम थायरॉक्सिन करता है। वो कम है तो ऐसे लोग स्टेराइल होंगे, ठीक है, और हाइट भी कम होगी। और समझा गया? उसका कारण समझा गया। और जहाँ पर और थायरॉक्सिन किससे बनता है? आयोडीन से, मालूम है? तो इसीलिए आपने पढ़ा होगा, एक लार्वा पढ़ा होगा आपने, सैलेमेंडर का लार्वा, क्या नाम है? एक्सोलोटल लार्वा। एक्सोलोटल लार्वा ये उत्तरी अमेरिका है। दक्षिण अमेरिका में देश है ब्राजील के पास, वहाँ पर ऊपर इधर पर्वत है, एंडीज पर्वत से। यहाँ पर जो पर्वत है, यहाँ पर ऊंचे वाले क्षेत्रों में एक झील थी। उस झील में ये लार्वा मिला, ठीक है, और उसको एक अलग एनिमल मानते थे। तो जब यहाँ पर कुछ स्पेनिश लोग गए, पूरा स्पेनिश और पुर्तगाल, स्पेन यहाँ की भाषा स्पेनिश है, ये यूरोप है, ये है आपका अफ्रीका, यहाँ पर पुर्तगाल और उसके ऊपर है स्पेन ने पुर्तगाल में कब्जा कर लिया। और बाद में ये पुर्तगाली लोग यहाँ पर गए थे तो बाद में स्पेनिश में पहुँच गए। तो ये पूरे साउथ अमेरिका की भाषा स्पेनिश है और पुर्तगाली और स्पेन के लोग रहते हैं। तो ये लोग जब गए तो यहाँ से अपने लार्वा को इसको यहाँ लाए कि यार ये तो स्पेशल एनिमल है। और जब वहाँ के पानी में रखा तो वो बाहर निकल के सैलेमेंडर बन गया। पानी में तैरने वाला लार्वा में आयोडीन की कमी वहाँ के पानी में थी झील में, इसलिए वो लार्वा बना हुआ था। आयोडीन जैसे पहुँचा उसने थायरॉक्सिन का फॉर्मेशन शुरू किया, थायरॉक्सिन बना, उसने लार्वा को वयस्क में परिवर्तित कर दिया। तब पता चला तो सैलेमेंडर है, ना कि कोई दूसरा एनिमल, ठीक है। इसका मतलब मैच्योरिटी को प्रेरित करता है, ठीक है। और ऐसे ही भारत के पर्वतीय क्षेत्रों में कुछ लोग ऐसे थे जिनकी ये नेक हेड है, ये नेक है, नेक में ऐसे पूरे से गोइटर थे, घेंघा बोलते थे, ठीक है। तो पहाड़ों में से लोग रहते थे, लोग समझते थे कि अलग प्रजाति के मनुष्य, ठीक है, इसलिए समझते थे क्योंकि उस क्षेत्र के जितने लोग थे उन सब में घेंघा था। और पहाड़ों के पानी में आयोडीन की कमी होती है, इस कारण से आयोडीन जब कम था तो आयोडीन की कमी को पूरा करने के लिए थायराइड ग्लैंड की सेल ज़्यादा से ज़्यादा आकार में बड़ी हो जाती है, ताकि थोड़ा सा भी आयोडीन अगर ब्लड में पहुँचे तो ऑटोमेटिक ज़्यादा हो जाती है, तो उनमें हाइपर ग्रोथ हो जाती है, तो थायराइड ग्लैंड फूल जाते हैं, उससे बोलते हैं गोइटर, ठीक है। अब ये गोइटर क्यों ये लोग जो है इतने लंबे समय तक झेलते रहे समस्या? क्योंकि आज पुल बनने लगे, इतनी बड़ी बड़ी नदियाँ हैं और पहाड़ों में ऊपर नदियों को पार करके पुल बनाना आसान है नहीं, तो जो लोग ऊपर पहाड़ों के गांव में रहते थे वो नीचे आ नहीं पाते थे, वहीं का पानी यूज करते थे, उसमें गोइटर की शिकायत हो गई। और गोइटर उसी क्षेत्र में था जहाँ पर आयोडीन की कमी थी, इसलिए बोलते हैं उसको इंडेमिक गोइटर। एक लोकेलिटी में, एक निश्चित क्षेत्र में ही था जहाँ आयोडीन नहीं था, पर्याप्त मात्रा में था, वहाँ पर गोइटर अपने आप सही हो जाते थे। तो इंडेमिक गोइटर की शिकायत आयोडीन की जल में कमी से होती, इसलिए गवर्नमेंट ने क्या कर दिया, आयोडाइज नमक कंपल्सरी कर दिया, ठीक है ना। वो इसलिए किया ताकि गोइटर की शिकायत, लो ब्लड प्रेशर की शिकायत, एनर्जी लेवल कम होने की शिकायत, मेटाबॉलिज्म धीमी होने की शिकायत, शरीर की ग्रोथ प्रभावित होने की शिकायत, ये सब अपने आप कंट्रोल करें, ठीक है। तो आयोडाइज नमक कंपल्सरी कर दिया, उसका उपयोग शरीर के लिए थायरॉक्सिन के निर्माण के लिए। तो इतना रहने आज।